नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। गुजरात हाई कोर्ट का स्कूलों में भगवत गीता के प्रस्ताव पर रोक लगाने से इनकार, सरकार से मांगा जवाब। जी हां दोस्तों, गुजरात उच्च न्यायालय ने स्कूलों में भगवत गीता को प्रार्थना कार्यक्रम और अन्य गतिविधियों में श्लोक पाठ के रूप में प्रस्तुत करने के प्रस्ताव को चुनौती देने वाली याचिका पर सोमवार को राज्य सरकार को नोटिस जारी किया। उच्च न्यायालय ने हालांकि इस प्रस्ताव पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और राज्य सरकार से 18 अगस्त तक जवाब मांगा। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति आशुतोष शास्त्री की खंडपीठ ने जमीयत उलेमाए हिंद द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया। याचिका में स्कूलों में इस शैक्षणिक वर्ष से श्रीमद् भगवद गीता को प्रार्थना और श्लोकों आदि के पाठ जैसी गतिविधियों के रूप में प्रस्तुत करने के प्रस्ताव को चुनौती दी थी। जमीयत उलेमाए हिंद ने संवैधानिक वैधता के आधार पर प्रस्ताव को चुनौती दी और दावा किया कि यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उल्लंघन है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। अब अपनी भाषा बोलकर चकमा नहीं दे सकेंगे चीनी सैनिक, सरकार ने निकाल लिया इसका तोड़। जी हां दोस्तों, भारत और चीन के बीच पिछले 2 सालों में एलएसी पर तनाव है। एलएसी पर झड़पों का इतिहास भी पुराना है। दोनों देशों की सैनिकों के पेट्रोलिंग के दौरान आमने सामने आना और एक दूसरे की भाषा का ज्ञान न होने के चलते फेस ऑफ झड़प का रूप ले लेता है और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है गलवान में हिंसा। चूंकि एलएसी विवाद पता नहीं कब तक सुलझे, लेकिन चीनी सैनिकों से निपटने के लिए भारतीय सेना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी मदद लेने की पूरी तैयारी कर रही है। दोस्तों, आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 75 AI प्रोडक्ट को लॉन्च किया है। इनमें एक प्रोडक्ट है ऑफलाइन ट्रांसलेशन डिवाइस। इस डिवाइस की मदद से चीनी सैनिक जब भी मंदारिन भाषा में बोलेंगे, भारतीय सैनिकों को तुरंत यह अपनी भाषा में अनुवाद कर देगा। ये एक ऐसा उपकरण है जो कि चीनी मंदारिन भाषा को हिंदी या अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर देगा। एक स्वदेशी नए स्टार्टअप ने इस उपकरण को तैयार किया है और इसकी खास बात यह है कि यह उपकरण तैयार ही उन जगह के लिए किया गया है जहां इंटरनेट नहीं है। इस उपकरण की रेंज फिलहाल 5 से 10 फीट की है, यानी कि अगर इतनी दूर पर खड़ी कोई चीनी सैनिक मंदारिन भाषा में बात करता है तो ये डिवाइस उस भाषा को हिंदी या अंग्रेजी में रियल टाइम में कन्वर्ट कर देगा। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। श्रीलंका में सर्वदलीय सरकार पर बन गई सहमति, कैबिनेट मिनिस्टर्स भी देंगे इस्तीफा। जी हां दोस्तों, श्रीलंका में पिछले 3 महीने से आर्थिक और राजनीतिक संकट छाया हुआ है। इस बीच राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने आधिकारिक तौर पर इस्तीफे की घोषणा कर दी है। दोस्तों, उन्होंने इस बारे में पीएम रानिल विक्रमसिंघे को जानकारी दी है। श्रीलंका के प्रधानमंत्री कार्यालय के मुताबिक राष्ट्रपति ने कहा कि वो अपनी घोषणा के मुताबिक इस्तीफा दे देंगे। दूसरी तरफ श्रीलंका में सर्वदलीय सरकार बनने के बाद विक्रमसिंघे सरकार के मंत्री भी इस्तीफा देंगे। इसके साथ ही सभी कैबिनेट मंत्री भी अपना पद छोड़ने वाले हैं। श्रीलंका के पीएम रानिल विक्रमसिंघे ने सुबह कैबिनेट मंत्रियों के साथ चर्चा की। बैठक में भाग लेने वाले सभी मंत्रियों की राय थी कि जैसे ही सर्वदलीय सरकार बनने का समझौता होता है, वे उस सरकार को अपनी जिम्मेदारी सौंपने के लिए तैयार हैं। वहीं दोस्तों, प्रदर्शनकारियों ने साफ कर दिया है कि जब तक राष्ट्रपति गोटाबाया इस्तीफा नहीं देंगे तब तक वो राष्ट्रपति भवन खाली नहीं करेंगे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर शिवसेना सांसद बटे, कल अपने पत्ते खोलेंगे उद्धव ठाकरे। जी हां दोस्तों, शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने आज पार्टी के सांसदों के साथ बैठक की। बैठक का मुख्य मुद्दा राष्ट्रपति चुनाव रहा। बैठक में शिवसेना सांसद संजय रावत और अन्य तमाम सांसदों के बीच घमासान देखने को मिला। अधिकतर सांसदों ने उद्धव ठाकरे से एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करने का अनुरोध किया, जबकि शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय रावत ने यशवंत सिन्हा के नाम की वकालत की। कई शिवसेना के लोकसभा सांसदों ने उद्धव ठाकरे के भविष्य में बीजेपी और एकनाथ शिंदे से हाथ मिलाने को लेकर भी अपनी बात कही। सांसदों ने उद्धव ठाकरे से कहा कि जिस तरह से एकनाथ शिंदे और बीजेपी ने महाराष्ट्र में सत्ता बनाई है, उनसे हाथ मिलाने में ही पार्टी का हित होगा। सांसदों के इस प्रस्ताव पर फिलहाल उद्धव ठाकरे ने कोई फैसला नहीं लिया है, लेकिन राष्ट्रपति चुनाव में किसके समर्थन में पार्टी मतदान करेगी, इसको लेकर उद्धव ठाकरे कल अपने पत्ते खोल सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। 94 साल की चैंपियन दादी भगवानी देवी ने वर्ल्ड मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड जीता। 100 मीटर दौड़ महज 24.74 सेकंड में पूरी की। दोस्तों, भारतीय युवा तो दुनिया भर की खेल प्रतियोगिता में अपना लोहा मनवा ही रहे हैं। अब 94 साल की भगवानी देवी ने वर्ल्ड मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर यह दिखा दिया है कि सीनियर सिटीजन भी किसी से कम नहीं है। चैंपियनशिप में भगवानी देवी ने गोल्ड के अलावा 2 ब्रोंज मेडल भी जीते हैं।
फिनलैंड के टम्पारे में आयोजित चैंपियनशिप में हरियाणा की भगवानी देवी ने 100 मीटर स्प्रिंट इवेंट में महज 24.74 सेकंड का समय लेकर गोल्ड मेडल जीता। यही नहीं, वे शॉट पुट में भी ब्रॉन्ज मेडल जीतने में सफल रही। दोस्तों, खेल मंत्रालय ने उनकी कामयाबी पर कहा कि भगवानी देवी ने साबित किया है कि कामयाबी की राह में उम्र बाधा नहीं बनती है। दोस्तों, वर्ल्ड मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप की शुरुआत 1975 में की गई थी। इस चैंपियनशिप में 35 साल से ऊपर आयु वर्ग के खिलाड़ी भाग ले सकते हैं। शुरुआत में केवल 5 एज ग्रुप को शामिल किया गया था, लेकिन अब 12 एज ग्रुप में स्पोर्ट्स इवेंट आयोजित कराए जाते हैं। पहला एज ग्रुप 35 से ऊपर आयु वर्ग का है, दूसरा 40 साल से ऊपर, तीसरा 45 साल से ऊपर और चौथा 50 साल से ऊपर, पांचवा 55 साल से ऊपर, छठवां 60 साल से ऊपर। इसी तरीके से 10वां इवेंट 80 साल से ऊपर और 12वां इवेंट 90 साल से ऊपर का है। दोस्तों, इस चैंपियनशिप में एथलेटिक्स की कई प्रतियोगिताएं शामिल होती हैं, जिसके अंदर भगवानी देवी ने स्प्रिंट 100 मीटर में गोल्ड मेडल जीता। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, नेशनल हेराल्ड केस। ईडी ने सोनिया गांधी को जारी किया नया समन, 21 जुलाई को पेश होने के लिए कहा। जी हां दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को ईडी ने 21 जुलाई को पूछताछ के लिए तलब किया है। यह पूछताछ नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में की जानी है। दोस्तों, इससे पहले इस मामले में राहुल गांधी समेत कांग्रेस के अनेक बड़े नेताओं से पूछताछ हो चुकी है। इस नोटिस की गूंज 18 जुलाई से शुरू होने वाले संसद सत्र में भी सुनाई पड़ सकती है और यह नोटिस एक बार फिर राजनीतिक बवाल खड़ा कर सकता है। इसके पहले भी सोनिया गांधी को पूछताछ का नोटिस जारी किया गया था, लेकिन उस समय उनकी तबीयत खराब होने के कारण ईडी ने 4 सप्ताह का समय दिया था। 4 सप्ताह की अवधि 21 जुलाई को समाप्त हो रही थी, लिहाजा ईडी ने उन्हें 21 जुलाई को पेश होने का नोटिस जारी कर दिया है। दोस्तों, परिवर्तन निदेशालय जानना चाहता है कि नेशनल हेराल्ड मामले में क्या गड़बड़ियां हुई और इसके लिए कौन कौन जिम्मेदार है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, ट्विटर का शेयर 6% फिसला। एलन मस्क से डील टूटने के बाद आई भारी गिरावट। जी हां दोस्तों, दुनिया के सबसे अमीर आदमी और अमेरिकी इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने $44 अरब में माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर के साथ अपना $44 मिलियन का सौदा रद्द कर दिया। ट्विटर ने अब इस मामले में मस्क पर कानूनी मुकदमे की बात कही है। इन सब के बीच सोशल मीडिया कंपनी के शेयरों में लगातार गिरावट देखी जा रही है। दोस्तों, मनी कंट्रोल की एक रिपोर्ट के मुताबिक शुक्रवार को करीब 6% की गिरावट के बाद ट्विटर के शेयरों में सोमवार को प्री मार्केट ट्रेड में 7.8% तक की गिरावट आई और यह करीब $33.93 के भाव पर ट्रेड कर रहा था। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी, कोर्ट ने राहुल गांधी को पेशी से मिली छूट 28 जुलाई तक बढ़ाई। जी हां दोस्तों, बंबई उच्च न्यायालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित टिप्पणी को लेकर मानहानि की शिकायत के सिलसिले में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को एक स्थानीय अदालत में पेश होने से मिली छूट सोमवार को 28 जुलाई तक के लिए बढ़ा दी है। न्यायमूर्ति पीडी नाइक की एकल पीठ ने मुंबई की एक मजिस्ट्रेट अदालत को मानहानि याचिका पर सुनवाई 28 जुलाई से आगे की तारीख तक टालने का निर्देश दिया है। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने का दावा करने वाले महेश श्रीमल ने कहा था कि राहुल गांधी ने राफेल लड़ाकू युद्धक विमान सौदे को लेकर 2018 में प्रधानमंत्री के खिलाफ कमांडर इन चीफ शब्द का इस्तेमाल किया था। स्थानीय अदालत ने दायर मानहानि की शिकायत के सिलसिले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को पिछले साल 25 नवंबर को उपस्थित होने का निर्देश दिया था। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, 2023 में सबसे ज्यादा आबादी वाला देश होगा भारत, जनसंख्या में चीन को देगा पछाड़। जी हां दोस्तों, जुलाई 11 की तारीख को विश्व जनसंख्या दिवस के तौर पर मनाया जाता है। इस मौके पर संयुक्त राष्ट्र ने भारत को लेकर चौंकाने वाली रिपोर्ट दी है। यूएन का अनुमान है कि 2023 में भारत दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन जाएगा। अभी चीन सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है और भारत अगले साल उसे पछाड़ देगा। इस मौके पर संयुक्त राष्ट्र ने खबर दी है कि नवंबर 2022 के मध्य तक दुनिया की आबादी 8 अरब तक पहुंच जाएगी। 1950 के बाद से वैश्विक जनसंख्या सबसे धीमी गति से बढ़ रही है। 2020 में जनसंख्या वृद्धि दर 1% से कम हो गई। संयुक्त राष्ट्र के ताज़ा अनुमानों के अनुसार दुनिया की जनसंख्या 2030 में लगभग 8.5 अरब और 2050 में 9.7 अरब हो जाएगी। 2080 तक इसके 10.4 अरब के शिखर तक पहुंचने का अनुमान है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, फिल्म निर्माता लीना मणिकेलाई की बड़ी मुश्किलें, अब दिल्ली की कोर्ट ने भेजा समन। जी हां दोस्तों, फिल्म निर्माता लीना मणिकेलाई की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही है। अब दिल्ली की एक अदालत ने लीना मणिकेलाई को समन जारी कर दिया है। दोस्तों, उनकी आने वाली फिल्म काली के पोस्टरों और प्रचार वीडियो की कथित रूप से हिंदू देवी को अनुचित तरीके से चित्रित करने के मामले में लगाई गई याचिका पर कोर्ट ने उन्हें और अन्य लोगों को तलब किया। जज अभिषेक कुमार ने मणिकेलाई को 6 अगस्त को अदालत में पेश होने का
का निर्देश देते हुए कहा कि कोई भी आदेश पारित करने से पहले उनकी बातें सुनी जानी चाहिए। फिल्म निर्माता के खिलाफ एक स्थायी और अनिवार्य निषेधाज्ञा की मांग वाली याचिका में आरोप लगाया गया है कि आरोपी ने अपनी आगामी फिल्म काली के पोस्टर और प्रोमो वीडियोस में हिंदू देवी को बहुत ही अनुचित तरीके से चित्रित किया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, देश के 25 राज्यों में भारी बारिश, गुजरात के 6 जिलों में बाढ़, स्कूल कॉलेज बंद, राजस्थान महाराष्ट्र एमपी में हाई अलर्ट। जी हां दोस्तों, देश में हिमाचल प्रदेश से लेकर केरल तक भारी बारिश हो रही है। असम के बाद अब गुजरात और महाराष्ट्र में भी बाढ़ से हालात बिगड़ गए हैं। तेलंगाना में गोदावरी नदी ने दूसरे खतरनाक स्तर निशान को पार कर दिया। वाटर लेवल 50.4 फीट तक पहुंच गई है, जिससे भद्रांचलम में बाढ़ आने की आशंका हो गई है। वहीं दोस्तों अधिकारियों ने अलर्ट जारी कर दिया है। कर्नाटक में भी हाई अलर्ट है। दिल्ली, एनसीआर और मध्य प्रदेश में सोमवार को भारी बारिश हुई। वहीं राजस्थान में अगले 2 दिनों तक बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। उधर दोस्तों बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के कई इलाके अभी बारिश को तरस रहे हैं। यहां 4 दिन बाद बारिश होने की उम्मीद जताई जा रही है।